चलो भाई आगे से पढ़ना चालू करें। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हम लोग पढ़ रहे थे फैमिलिटी थ्रेड्स के बारे में। सुबह इसके अंदर पढ़ा था कि भाई एक लॉन्ग एसोसिएशन अगर एक लंबे समय तक आपके ऑडिट फर्म में जो काम कर रहे लोग हैं उनकी एक लॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है, तो उससे यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंस को और आपके ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कैसे कम करना है, क्या आप सेफगार्ड जो है वो यहाँ पे लेंगे उससे बचने के लिए, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट अभी हमको पढ़ना है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है भाई, आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे क्लियर? यस यस। सर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमको पढ़ना है यहाँ पे फैमिलिटी थ्रेड्स के बारे में। ठीक है, तो ये कब होते हैं, जब आपकी एंगेजमेंट टीम के मेंबर का कोई बहुत जो फैमिली रिलेशनशिप है, उसका कोई नोन है, उसकी जो फैमिली का है, तो उसका पर्सनल रिलेशनशिप है, वो पर्सन यहाँ पे क्लाइंट है या फिर क्लाइंट की फर्म में, क्लाइंट की कंपनी में वो काम करता है। ठीक है ना। एज अ फैमिली और अ पर्सनल रिलेशनशिप विद समवन एट द क्लाइंट हुए लोग, तो क्लाइंट के ऑफिस में, क्लाइंट के बिजनेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऑडिट टीम के मेंबर का और उसका रिश्तेदार है। इतनी सी बात। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज बोली है कि भाई जो पर्सन यहाँ पर आपके क्लाइंट के बिजनेस में यहाँ पे जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है, एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना है इसमें। देखो, हो सकता है कि रिलेटिव हो भी सही, लेकिन अगर एक चीज आप लोग देखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज समझना कि रिलेटिव जो है वो इस पोजीशन पर है कि यहाँ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्सर्ट कर सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक्सर्ट कर सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली। देखो, हो सकता है कि रिश्तेदारों पर जरूरी नहीं है कि उस रिश्तेदार के होने से कोई खतरा है। ठीक है, लेकिन वो इन्होंने बोला है कि वो थ्रेड जो है वो तब है जब वो रिश्तेदार इस पोजीशन में है क्लाइंट के यहाँ पर कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बदलाव आ सकते हैं, वो इस पोजीशन में है, तो वो रिश्तेदार खतरनाक हो गया है अब आपके लिए, आपकी थ्रेट को, आपके लिए इंडिपेंडेंस को, आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, आपके ऑब्जेक्टिविटी के लिए वो यहाँ पर जो है वो एक थ्रेट बन गया है। आगे समझ में क्लियर है? यहाँ पे सिंपल सी बात कि भाई हर तरह के रिश्तेदार से हमें दिक्कत नहीं है, हमें उस रिश्तेदार से दिक्कत है जो रिश्तेदार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है भाई, क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप आ जाइए कहाँ पे, अब हम देख लेते हैं कि भाई क्या करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो अगर इस तरह का थ्रेड आपको दिख रहा है तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे कि भाई ये थ्रेड जो है सिग्निफिकेंट थ्रेड है, इसको हमको रिड्यूस करना है या जरूरत नहीं है करने के लिए, ये थ्रेड ही नहीं। तो वो देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल पर्सन है जो हमारी ऑडिट टीम में काम यहाँ पे कर रहा है बेटा, वो इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर should be considered when evaluating include the individual responsibilities on the audit team and the role of a family member or other individual within the client and the closing। तो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि वो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी ऑडिट टीम के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी हुई है ना। सबसे पहले तो उसको ऑडिट टीम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है ये उस वो देख लो। और दूसरी चीज जो है आपको ये देखना है कि रिलेटिव जो है वो वहां पे क्या कर रहा है, वो किस पोजीशन पे है, किस पोस्ट पे है, कितनी सीनियरिटी पे लेवल पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट उसका रहता है, क्या कंट्रोल उसका रहता है, ये सब चीजें आप देख लो। ठीक है। अब कंपनी बहुत बड़ी है, किसी का रिश्तेदार है बेचारा मजदूरी लगा हुआ है वहां पे, तो वो क्या करेगा, उसको उससे क्या थ्रेट आपको क्रिएट हो रहा है? कोई थ्रेट क्रिएट हो रहा है क्या उससे आपको, ये बताइए। बड़ी कंपनी हो सकती है, बहुत सारे लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं, कोई है ही नहीं उस पोजीशन के अंदर कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है उसका, तो वो आपके लिए थ्रेट नहीं है फिर। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप में? यस और नो? यस सर। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये दो ही चीजें देखनी है, तो वो देख लो कि भाई किस पोजीशन पे काम कर रहा है, क्या है। तो अगर ऐसा है कि भाई वो इस तरह की पोजीशन पे है, तो फिर ऑडिट टीम मेंबर्स को हम लोगों को क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट टीम से रिमूव कर देना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये थ्रेड है, तो आप उसको यहाँ से क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है। Where an individual family member is in a position to exert financial influence over the client's financial position, performance, or cash flows, or where a close family member, the director or employee, in a position to influence the accounting record of financial statement, the following safeguards can be applied
remove the individual from the audit team, structure the engagement team so that the individual does not deal with the matters that are the responsibility of. तो आप उसको निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने टीम को काम इस तरीके से बांटिए कि जो हमारा इंडिविजुअल, जिसका रिश्तेदार वहां पे काम कर रहा है, इस इंडिविजुअल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाए, ठीक है, जो उसके फैमिली मेंबर से रिलेटेड हो। मतलब उसका फैमिली मेंबर जो वहां पे काम कर रहा है ना, उस काम का ऑडिट जो है वो फिर हम हमारी टीम मेंबर को नहीं देंगे, क्योंकि आप रिश्तेदार हो एक दूसरे के, ठीक है। इससे दिक्कत हो सकती है, इससे परेशानी हो सकती है, आप हो सकता है कि आप ऑब्जेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली वहाँ काम नहीं कर पाए, ठीक है। जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो बातें बतानी चाहिए, जो वो आप नहीं कर पाए। तो इस वजह से टीम मेंबर को अगर आपने रखा भी है टीम में, तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, इसको वो काम नहीं देना चाहिए ऑडिट का जो काम इसके फैमिली मैटर से रिलेटेड। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा फर्म के पास अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इनको बताने के लिए बोला है, जो ऐसे मैटर्स में गाइडेंस इज टू प्रोवाइड गाइडेंस जब किसी इस तरह की सिचुएशन आती है। तो एक काम आपको और करना है, एक आपको फर्म में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सेटअप करने हैं, ठीक है। ये आपके खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे जब इस तरीके का थ्रेट यहाँ पे अराइज होता है, इवन व्हेन द इंडिविजुअल इज नॉट अ मेंबर टू द एंगेजमेंट टीम। ठीक है, द फर्म शुड स्ट्रक्चर द इंडिविजुअल, कुछ और बातें नहीं है, उसको काम है। ठीक है, समझ में आ गया सिंपल सी चीजें यहाँ पे, जैसा हो। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. हम लोग पढ़ लेते हैं रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब रिक्रूटमेंट सर्विसेज क्या होता है, ये हमारी नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज के अंदर आ जाएगा, है ना, जहाँ पे ऑडिटर, ये हमारी नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज हैं का पार्ट। यहाँ पे जो ऑडिट फर्म है, उस ऑडिट फर्म ने अपनी क्लाइंट को कुछ अदर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ठीक है। इसमें से एक सर्विस है रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज टू दी क्लाइंट। तो क्लाइंट को आपने कुछ और भी काम करके दिए, उनमें से एक काम है रिक्रूटमेंट करना, क्लाइंट के लिए रिक्रूटमेंट करना। नौकरी की जरूरत क्लाइंट को थी, मतलब क्लाइंट को जरूरत थी कि भाई उनको एम्प्लॉयज की जरूरत थी, उस एम्प्लॉयज की जरूरत को पूरा आपने किया है, ठीक है। ऑन बिहाफ क्लाइंट आपने क्लाइंट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट करे हैं, ठीक है। अब इससे तीन तरह के थ्रेड्स ये लोग बोलते हैं, एक आपका फैमिलिटी थ्रेड भी क्रिएट हो रहा है, एक सेल्फ इंटरेस्ट भी हो रहा है, एक इंटिमिडेशन थ्रेड भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप इन्वॉल्व रहे हैं क्लाइंट के किसी भी सीनियर पर्सनल को रिक्रूट करने में, और इवन ये एक ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्यूम कर लिया, भाई उनके यहाँ पे अगर किसी कोई खाली पोस्ट हो गई है सीनियर पर्सनल में, तो उस पोस्ट को कैसे अब फुलफिल करेंगे, यहाँ पे कैसे उसके लिए प्रॉपर कैंडिडेट्स ढूंढेंगे, कैसे उसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, सब चीजें, ये आपका काम तो नहीं है ना, ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, यस और नो? Yes, sir. ये तो आपका Yes, काम sir. नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का काम है। तो अगर आप ये उनकी जगह पे करने लगे हो एज एन ऑडिटर, ये देखा जा रहा है कि भाई आप जो है अपने काम को छोड़ करके मैनेजमेंट का काम कर, पहली बात तो ये आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है, नाउ दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज बीन इन्होंने डिस्कस यहाँ पे की है। जैसे रिक्रूटमेंट सर्विसेज में क्या आता है कि आप जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को अगर आप रिव्यू करते हो, उनको इंटरव्यू करते हो, ठीक है, टू एडवाइज ऑन फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसीज अलाउड, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई मान लीजिए कोई एप्लीकेंट है, कोई कैंडिडेट है, उसकी क्वालिफिकेशन को आपने रिव्यू कर लिया, या उसका इंटरव्यू आपने ले लिया है, ताकि आप उसकी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी के ऊपर एडवाइस कर सके। कई बार जो होता है ना, क्लाइंट ये चाहता है कि भाई देखो हमारे यहाँ पे कोई पोस्ट पे आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली ऑन ऑन फाइनेंशियल कंप्यूटर, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के कितना कॉम्पिटेंट है, तो इसीलिए वो चाहता है कि ऑडिट फर्म जो है वो उसको यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन को रिव्यू करे और उसको इंटरव्यू कर ले, सिर्फ इस पर्पस के लिए वो इतना सा चाहते हैं, ठीक है। तो आप बाकी सब चीजें नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एक कैंडिडेट आपके सामने जिसकी क्वालिफिकेशन को आपको रिव्यू कर लिया है और उसको इंटरव्यू किया है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए वो फाइनेंशियल मैटर्स में उसके पास नॉलेज क्या है, फाइनेंशियली मैटर्स में वो कितना कॉम्पिटेंट है, तो ये कह रहे हैं ये अलाउड है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस सर्विस इज अलाउड अप टू दिस एक्सटेंट। ये समझ में आ गया भाई, एज अ पूरी तरीके से रिक्रूटमेंट सर्विस आप नहीं दे रहे हो, आप बस क्या कर रहे हो, आप उनके लिए कैंडिडेट नहीं ढूंढते, कैंडिडेट उन्होंने खुद ढूंढा है, सब चीजें उन्होंने खुद ही करी है, आपने बस उस कैंडिडेट की बेटा क्वालिफिकेशंस को रिव्यू किया और उसका इंटरव्यू लिया है, और वो भी सिर्फ इस
हद तक आपने इंटरव्यू लिया है कि ये देखा जा सके कि वो फाइनेंशियली नॉलेज में, फाइनेंशियल मैटर्स में कॉम्पिटेंट है या नहीं। अगर आप सिर्फ इतना काम कर रहे हो, ये अलाउड है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इस हद तक सर्विसेज दी जा सकती हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट रिक्रूटमेंट सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट प्रोवाइडेड द क्लाइंट, लेकिन इसके लिए ये है कि जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होंगे वो मैनेजमेंट लेगा, वो ऑडिटर नहीं लेगा। जैसे कि सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट डिटरमाइन करना, सिलेक्शन करना सुटेबल कैंडिडेट का, उसकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स का डिटर्मिनेशन करना, उससे रिम्यूनरेशन नेगोशिएट करना, ये सारे जो मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई कैंडिडेट सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, उनकी एम्प्लॉयमेंट सस्पेक्ट करना, उनको क्या सैलरी देने वाले हो, ये सारे काम अगर मैनेजमेंट कर रही है तो सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस, क्योंकि ये सारा आप ऊपर के दो काम कर सकते हो। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? ये Yes, चीज sir. ठीक है, तो ये आपको बता दिया लिमिटेड रिम्यूनरेशन सर्विसेज दी जा सकती हैं, सब्जेक्ट टू कि आप मैनेजमेंट के काम नहीं करोगे। ठीक है, ये आप अदर देन उसके अलावा आप कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर रिक्रूटमेंट सर्विसेज आपसे मांगी जा रही हैं और वो रिलेटेड हैं एक ऐसी पोजीशन के लिए जो पोजीशन डायरेक्टर की है, जो किसी सीनियर मैनेजमेंट की है, ऐसा कोई पर्सन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखेगा, तो उसको उसको अपॉइंट करने के लिए आप यहाँ पे उसको रिक्रूट करने के लिए आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते। आगे आप भी समझ में, आगे भी यहाँ पे समझने, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड रिक्रूटमेंट सर्विसेज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट का कोई पर्सन यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्सर्ट करता हो। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट विद द ऑडिट क्लाइंट। अब आ जाते हैं भाई और। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है, एक फैमिलिटी थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है जब एक एम्प्लॉय या आपका पार्टनर बन जाता है आपके क्लाइंट की फर्म में, आपकी क्लाइंट की कंपनी में, जहाँ पे डायरेक्टर और एम्प्लॉय, मतलब पहले आपके यहाँ पे काम कर रहा था, आपके साथ काम कर रहा था, अभी आपकी ऑडिट फर्म छोड़ करके चला गया क्लाइंट के पास नौकरी करने के लिए। ठीक है, और वहां पे भी मतलब ऐसे छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं गया, ऐसी पोजीशन पे चला गया है कि अब वो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे, मतलब एक ऐसी पोजीशन में जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है रह करके, एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है जहां पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है, जहां पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के डिसीजन लेता है। ठीक है, तो उस पोजीशन में चला गया, तो इससे भाई कोई थ्रेट क्रिएट हुआ? यस, इससे भी थ्रेट क्रिएट हुआ, क्योंकि वो पर्सन हमारे यहाँ पे काम कर रहा था, हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फैमिलिटी थ्रेट क्रिएट हो गया बेटा यहाँ पे आपका, आपके फैमिलियर है वो यहाँ पे, है ना, आपसे जान पहचान रखता है, वो छोड़ करके चला गया, आप उसको बहुत पहले से जानते हो, आपके यहाँ पे वो काम करता था अच्छे रिलेशनशिप से, और वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, वो भी तो जानता है बहुत अच्छे से। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो फर्म शुड इन्फ्लुएंस, अगर इस तरह, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है आपके सामने तो एक थ्रेट क्रिएट हो गया, अभी क्या करें? तो पहले बोला है कि थ्रेट को कंसीडर जब आप कर रहे हो तो ये देखो कि भाई द फर्म शुड इंश्योर नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन रिमेन्स बिटवीन, तो आप ये देखो कि भाई इस तरह की अगर सिचुएशन है तो आप ये देखिए कि अब वो जो इंडिविजुअल आपके यहाँ पे अभी कोई कनेक्शन है नहीं, तो सब तरह के कनेक्शन खत्म हो गए हो आपसे। ठीक है, जैसे एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट्स और पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म, मतलब कहने का मतलब से फॉर एग्जांपल की कोई बेनिफिट अभी भी हमारी फर्म से तो नहीं है, उसको कोई पेंशन मिलती हो, कुछ ऐसा हो, तो किसी तरह का कोई कनेक्शन आपका नहीं रहा हो, और पार्टिसिपेशन द फर्म बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज, तो आपकी फर्म से पूरी तरीके से कट गया है वो चला गया है छोड़ करके, तो चला ही गया है इसका मतलब, अब आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट आपके यहाँ से नहीं होता है, कोई बिजनेस वो आपको ला करके नहीं देता है, कोई बिजनेस आप उससे डिस्कस नहीं करते हैं, कोई प्रोफेशनल सेवाएं आप उससे नहीं ले रहे, तो पूरी तरीके से आपका जो है वो कोई भी किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। पहली चीज तो इन लोगों ने ये बताई है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई इस
ये देख लो कि भाई वो किस पोजीशन पे गया है। हमारे यहाँ पे जब वो था तो हमारे यहाँ पे किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, कितना टाइम उसने एज ऑडिटिंग मेंबर यहाँ पे हम लोगों के साथ गुजारा है, और उसके अलावा फॉर्मर पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल, किस पोजीशन पे वो एज ऑडिटिंग में काम कर रहा था। ठीक है, अगर वो आपका फॉर्मर पार्टनर था या ऑडिट टीम मेंबर था, क्या क्या सेफगार्ड आपको अप्लाई करने चाहिए, आपको अपना मॉडिफाई करना चाहिए ऑडिट प्लान। असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू द ऑडिट टीम हु हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल हु हैज जॉइंड द क्लाइंट। Assigning individuals to the audit team who had sufficient experience in relation to the individual who has joined the client। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को ऑडिट टीम में लगाना जो जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल से रिलेटेड इतना एक्सपीरियंस, सफिशिएंट एक्सपीरियंस, उसको उसके काम को जानते हैं। आप इस बात को ऐसे समझना कि आपके साथ कोई पर्सन अगर काम कर रहा है तो आप उसके काम को समझते हो, धीरे धीरे समझने लगोगे आप उसके काम को, क्या मेरे साथ वाला कैसे काम करता है, कैसे होना। Yes, sir. ठीक है, तो आप उसको जानते हो क्योंकि काम करने में कि वो कैसा काम करता है, क्या करता है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई जब उस क्लाइंट की हम लोग ऑडिट करेंगे, ठीक है, तो हमें उस क्लाइंट के ऑडिट में ऐसे टीम मेंबर्स को काम पे रखना चाहिए जिनका सफिशिएंट एक्सपीरियंस उस इंडिविजुअल के साथ रहा है, जिसने या आपके यहाँ से छोड़ करके क्लाइंट की टीम को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वो उसके काम को समझते हैं कि भाई वो कैसा पर्सन है, उसने कैसा काम किया होगा। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. एक आपने ऑडिट प्लान मॉडिफाई कर लेना है सेफगार्ड में। फॉर्मर पार्टनर ऑडिटिंग मेंबर अगर आपका गया है, वे छोड़ करके उनके यहाँ पे काम कर रहा है, वो आप पहले आपके यहाँ था वहां छोड़ करके चला गया, तो एक तो ऑडिट प्लान को मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स को ऑडिटिंग में रखिए जिनके पास उस इंडिविजुअल के साथ काम करने का सफिशिएंट एक्सपीरियंस रहा है, और एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हमको अपॉइंट करना चाहिए, रिव्यू द वर्क ऑफ द फॉर्मर ऑडिटिंग मेंबर, जो कि उस फॉर्मर ऑडिटिंग मेंबर के वर्क को क्या करेगा, यहाँ पे रिव्यू करेगा। ये तभी करे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पहले हमारे पास काम कर रहा था, वो अभी तक हमारे पास काम, वो ऑडिट टीम का मेंबर था जब उस क्लाइंट की ऑडिट हो रही थी। यही मतलब हुआ इसका, तभी तो उसके काम को रिव्यू कराया जा सकेगा। हाँ या ना? Yes, है ना, तभी तो होगा ना। अच्छा, क्योंकि इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है, ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लीजिए आपकी टीम से कोई पर्सन जाकर के क्लाइंट के यहाँ पे काम करना चाहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि भाई हाँ, एक उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाता है, होता ही नहीं होता सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये सुन। Yes, sir. ठीक है ना, तो अब ये भी क्योंकि अब ये चला गया है और ये हमारे पास ऑडिट टीम में भी पहले था, तो इसका भी ज्यादा है कि हो सकता है कि भाई इसने यहाँ पे, अब ये हो सकता है कि भाई ये नहीं चाहता हूँ कि भाई तो मैं कुछ भी ऐसा करूँ कि भाई जिसकी वजह से कल को मेरा फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़े, तो उसकी वजह से इसने काम अच्छे से नहीं किया। दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि भाई अगर उसने एज अ फॉर्मर ऑडिटिंग मेंबर काम किया हुआ है, तो उसको हम एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या करा लें, रिव्यू करा लें। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात यहाँ पे, यस और नो? yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है, पहले आपके पास क्योंकि की ऑडिट मेंबर्स हो जाते हैं ऑडिट फर्म में, की ऑडिट मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग तो ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपकी जो छोड़ करके आपकी क्लाइंट की कंपनी में डायरेक्टर बन जाएगा या उनका एम्प्लॉय बन जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है, इससे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है। Unless subsequent to the partner ceasing to be a key audit partner or senior partner, the client has issued audit financial statement covering a period of not less than 12 months, and the partner was not a member of the audit team with respect to the audit of those financial statements। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 12 महीने का गैप होना चाहिए। इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज भी समझा जाएगा, अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है ना यहाँ पे, तो और जाकर के आपके क्लाइंट की कंपनी में वो एक सीनियर पोस्ट पे आ गया, ठीक है, तो ये सिचुएशन हम लोग ऐसी मान रहे हैं कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, यहाँ पर तो इंडिपेंडेंसी गई हुई है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिविटी गई हुई है, तो आप काम नहीं कर पाओगे, पहली बात तो ये। अनलेस एक इन्होंने एक्सेप्शनल कंडीशन बताई है कि सब्सिक्वेंट टू द पार्टनर कीजिंग टू बी अ की ऑर्डर पर, तो आपके यहाँ से जब वो छोड़ करके चला गया था,
the client had issued the audited financial statement covering a period of not less than 12 months. ठीक है, and the partner was not a member of the audit team with respect to the audit of those financial statements. तो ये क्या कह रहे हैं भाई, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है, आपकी टीम से पार्टनर चला गया, ठीक है, पार्टनर के जाने के बाद, पार्टनर के जाने के बाद, ठीक है, 12 मंथ्स का गैप आ चुका है, ठीक है, पार्टनर के जाने के बाद 12 महीने का गैप आ गया है और 12 मंथ्स के बाद का गैप आ गया है, और यहाँ पे कंपनी जो है वो अब नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर, ठीक है। तो पार्टनर के जाने के बाद इन्होंने बोला है कि 12 महीने का गैप आ जाना। द क्लाइंट हैड इशूड the audited financial statements covering a period of not less than 12 months, and the partner was not a member of the audit team with respect to the audit of those financial statement। कहने का मतलब है इतना समय निकल चुका है कि भाई 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर चुके हैं, ठीक है, तो गैप बहुत हो गया। तो इन 12 महीने की अगर ऑडिट हुई भी होगी या होनी होगी, तो इस पार्टनर का, ये पार्टनर इन इस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं रहा होगा। अब तो नहीं रहा होगा ना, यस और नो। तो जब वो हमारे पास था वो करता था क्लाइंट की ऑडिट, लेकिन अब क्लाइंट की ऑडिट करे हुए 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब जो फाइनेंशियल इशू की ऑडिट करी थी वो लास्ट ऑडिट करी थी, और उसके बाद तो कंपनी ने नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी भी कर दिए जिनको 12 मंथ से ज्यादा हो गया। तो इस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या से पहले तक में ये हमारा जो पार्टनर था वो हमारे साथ एज अ ऑडिट उसने नहीं करी। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, ये सुनो। Yes, sir. जल्दी बोलो, बाकियों को भी समझ में आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो पार्टनर के जाने के बाद, ठीक है, 12 महीने का टाइम निकल गया है, एटलीस्ट इतना टाइम समय निकल चुका है, ठीक है, और जो इससे पहले जो ऑडिट करे गए थे, ठीक है, तो अनलेस इतना टाइम नहीं हुआ है, जब तक इतना समय नहीं निकला है, तब तक आपकी इंडिपेंडेंसी कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. If a senior or a managing partner of the firm join a listed audit client, independence in compromise unless 12 months have passed since the individual was a senior managing partner। इतनी सी बात है, ठीक है। अगर एक ही बात है, कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई सीनियर या फिर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ फर्म का ज्वाइन कर लेता है लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट को, इंडिपेंडेंसी को कॉम्प्रोमाइज ही समझा जाता है जब तक कि 12 महीने यहाँ पर पास नहीं, सिंस द इंडिविजुअल वाज द सीनियर। तो 12 यहाँ पे भी 12 छोड़ करके चला गया, उसके बाद कम से कम 12 महीने का गैप आ जाना चाहिए, ठीक है। तब तक अनलेस एंटिल 12 मंथ्स का गैप नहीं आ गया है, इस आप उस क्लाइंट की ऑडिट करोगे तो वो ऑडिट जो है वो, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कंसीडर कर सकते। तो सही, चलिए समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, यस और नो? Yes, sir. आ गया सबको समझ में, जूही, महवेश? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोगों के सेल्फ रिव्यू थ्रेड हो जाते हैं। बेटा सेल्फ रिव्यू थ्रेड तब आते हैं जब आप अपना काम जो है वो खुद से ऑडिट करते हो, आप ही ने काम किया, उस काम जो आपने किया उसी काम को आप ऑडिट भी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है वो बहुत ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि आप जब अपना खुद का काम चेक करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी गलतियों को छुपाएं, ठीक है। आप अपने फ्रॉड, आपने अगर कोई खुद ने हो सकता है फ्रॉड किया हो तो आप उसको नहीं पकड़ोगे, पकड़ोगे क्या आपने खुद ने जो गलतियां करी ये सब चीजें की? No, sir. तो आप थोड़ा ना मानोगे। The auditor will be unlikely to admit the errors in their own work or may not identify the errors in, तो वो मानेंगे नहीं कि हमने कोई गलती करी है, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपनी एरर्स को। तो इसके लिए बहुत आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो उसके लिए जरूरी है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड हम लोगों को यहाँ पे देख लेना चाहिए कि भाई काम करने से पहले इस तरह का थ्रेड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। अब ये कैसे होते हैं? ये जनरली तब होते हैं जब आप अपने क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जब आप अपने क्लाइंट को नॉन ऑडिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तब इस तरह की दिक्कत यहाँ पे अराइज होती है। जैसे कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है, तो वैसे अगर आप अपने क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो तो आपको उसकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं करनी चाहिए। इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है। अब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में आता क्या क्या है
जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिटर्मिनेशन करना, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करना, क्लासिफिकेशंस करना अकाउंट्स का और ट्रांजैक्शंस का, पेरोल से सर्विसेज हो गई, ये सारे हमारे अकाउंटिंग सर्विसेज की तरह। डिस्कसिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड प्रपोजिंग एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, तो आप उनसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हो या जर्नल एंट्रीज का एडजस्टमेंट डिस्कस करते हो, या ऑडिट प्रोसेस का ही पार्ट होता है। इससे थ्रेड क्रिएट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के डिसीजन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप वो डिसीजन ले रहे हो देन यू कम टू द रोल ऑफ द मैनेजमेंट, तब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ने बनाए, है ना भाई, आया ना, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो बहुत ही क्लियर क्लासिफिकेशन है कि अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज देते हो तो वो सर्विसेज सिर्फ आप नॉन लिस्टेड क्लाइंट को ही दे सकते हैं। यहाँ पे नॉन लिस्टेड क्लाइंट को अकाउंटिंग सर्विसेज दी जा सकती हैं, लेकिन हमारी लिस्ट जो लिस्टेड क्लाइंट है उनको आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं दे सकते। A firm shall only provide a non-listed audit client with accounting and bookkeeping services which are routine and mechanical. और even जो non-listed client को भी accounting services देते हो, वो किस नेचर की दे सकते हो, जो रूटीन नेचर की होती है, जो मैकेनिकल नेचर की होती है, रूटीन एंड मैकेनिकल, जहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्रीज जैसे कि आप रिकॉर्ड करते हो, बुक्स एंट्रीज करते हो, ठीक है, ये सारे काम रूटीन नेचर के होते हैं, यहाँ दिमाग नहीं लगाना होता है ना भाई। सेल हुई है तो सेल को रिकॉर्ड करना है, परचेज हुई है परचेज को रिकॉर्ड करना है, कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, यहाँ पर जजमेंट आ जाए, यहाँ पर प्रोफेशनल डिसीजंस आ गए, वो काम आप अपने क्लाइंट के लिए नहीं करेंगे, वो आपका क्लाइंट ही करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यस और नो, आया ना? ये Yes, काम sir. आप कर सकते हो, नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर इन लोगों ने बता दिया है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपके पास दो अलग अलग टीम होनी चाहिए, एक टीम ए बना लो, एक टीम बी बना लो। टीम ए यहाँ पे नॉन ऑडिट सर्विसेज जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज का काम करती है, तो टीम बी यहाँ पे क्या करेगी, फिर ऑडिट करेगी। इसके लिए आपके पास सेपरेट इंडिविजुअल, सेपरेट एम्प्लॉयज होने चाहिए काम करने। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है ना, एक सेकंड रुकना, एक मिनट। एक सेकंड रुकना ना, एक मेरा कॉल आ गया, एक मिनट लास्ट। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई आप यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू अ नॉन लिस्टेड क्लाइंट। वो भी ये देख लो कि अगर वो अकाउंटिंग सर्विसेज किस नेचर की है, रूटीन नेचर की है, मैकेनिकल नेचर की है, तो आप ये कर लो।
लेकिन उसके लिए आपके पास अलग अलग टीम होनी चाहिए, आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो अकाउंटिंग का काम करेगी, और आपके पास ऑडिट के लिए फिर अलग से टीम होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेरोल की कैलकुलेशन करना, रिकरिंग ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स हो गए। लिस्टेड क्लाइंट के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द फर्म विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो वो ना आप नहीं करोगे। फर्म कैन प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विस फॉर डिवीजन और रिलेटेड एंटिटीज ऑफ अ लिस्टेड क्लाइंट इफ सेपरेट टीम्स है। तो आप अपने क्लाइंट की तो नहीं करोगे, लेकिन अगर उस क्लाइंट से रिलेटेड एंटिटी कोई है, ठीक है, या उसका कोई डिवीजन है जिसकी आप ऑडिट नहीं कर रहे हो, तो वो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए आप अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी तब जब आपके पास सेपरेट टीम्स हैं। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। एंड दो चीजें, एक तो सेपरेट टीम है, और उसके अलावा डिवीजन और रिलेटेड एंटिटीज कलेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इमटेरियल है, मतलब वो बहुत ज्यादा छोटी एंटिटी और डिवीजन है जिससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। अब मान लीजिए कोई डिवीजन ही ऐसा है या उसकी सेपरेट एंटिटी इतनी ज्यादा मतलब कंसोलिडेट करते हैं, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा आपको दिखेंगे, उनसे जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा पैसा आ रहा है, उनका जो बिजनेस है वो ज्यादा बिजनेस आपसे ज्यादा है। तो फिर ये 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 जो है ये अलाउड नहीं है। तो अगर कोई ऐसी एंटिटी है या उनका कोई डिवीजन ऐसा है जो कि इमटेरियल है ना, बहुत ही छोटा सा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो आप कर सकते हो, वो भी तब कर सकते हो जब आप एक सेपरेट टीम को यहाँ पे यूज में लेंगे। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात तक बात, यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। तो इससे भी आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है। द ऑडिट फर्म मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट मैनेजमेंट टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। तो ऑडिट फर्म को ये अपने आप ये होता है कि भाई इंटरनल ऑडिट जैसे काम के लिए ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ये आप नहीं करते हो। इंटरनल ऑडिट एक तरीके से उनका इंटरनल कंट्रोल ही है। The firm should consider the materiality of the related financial statement, the risk of assertion related to the financial, the degree of the reliance that the auditing will place on the internal audit service. ठीक है, आपको क्या करना है, आप उनके काम को यूज में ले सकते हो, ले सकते हैं इंटरनल ऑडिट के काम को यूज में हम लोग। Yes, sir. ठीक है, उनके काम को यूज में ले सकते हैं। वो जब हमने आगे चैप्टर पढ़ा है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर के, वहां हमने इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वहां हमने देखा है कि ऑडिटर इंटरनल ऑडिट के काम को यूज में ले सकता है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या आप खुद से इंटरनल ऑडिट करोगे, वो इन्होंने बोला है कि वो देखो नहीं है अलाउड, और अगर है अलाउड तो किस सर्कमस्टांसेस में अलाउड है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन लिस्टेड क्लाइंट और लिस्टेड क्लाइंट इनके लिए अलग अलग बना हुआ है। नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल्स, अब इसमें अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड नहीं है तो उनको आप इंटरनल ऑडिट की सर्विस दे सकते हो, लेकिन तब जब आप एक अलग टीम का यूज यहाँ पर लेंगे। सिमिलरली जैसे अकाउंटिंग के लिए अलग टीम हो चाहिए, इंटरनल ऑडिट के लिए अलग टीम चाहिए। लिस्टेड क्लाइंट के लिए एक फर्म जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगी where the service relate to the internal controls over financial reporting, financial accounting system, or in relation to amounts or disclosures that are material to the financial audit. तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपका क्लाइंट लिस्टेड क्लाइंट है, ठीक है, तो आप नहीं करो यही ठीक है, लेकिन फिर भी एक इन्होंने छोटा सा लूप होल छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि स्पेशली वो इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट आप अगर ये करने के लिए आपको बोलते हैं, तो इंटरनल ऑडिट बहुत जो होती है वो ब्रॉड हो सकती है, उसका स्कोप बहुत नैरो नहीं हो सकता। इंटरनल ऑडिट बहुत ब्रॉड हो सकती है ना, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपकी एक्सटर्नल ऑडिट का स्कोप थोड़ा सा कम है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सीमित है। आपको जो एक्सटर्नल ऑडिट करनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड करनी है। इंटरनल ऑडिट तो का स्कोप बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन बेटा लगाया है वो रेस्ट्रिक्शन किस चीज के ऊपर लगाया है, इन्होंने इंटरनल ऑडिट ओवर दी सर्विसेज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट अगर आप करते हो ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स की जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिस्टम्स जो हैं हमारे उनको लेकर के, या फिर कोई भी अमाउंट ऑफ डिस्क्लोजर जो कि मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो इन्होंने जो बेटा रिस्ट्रिक्शन लगाया है ना, वो ऐसे इंटरनल ऑडिट के ऊपर लगाया है जो या तो इंटरनल कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर है, या फिर ये कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका सिस्टम है, या फिर कोई अमाउंट या दूसरा डिस्क्लोजर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटेरियल है। तो इन चीजों की ऑडिट का आप नहीं कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसके अदर देन अगर कोई इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो इंटरनल ऑडिट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर है, आपको ऑडिट करनी है, इंटरनल ऑडिट करनी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना उस इंटरनल ऑडिट का नहीं है। तो ऐसी इंटरनल ऑडिट इवन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए करी जा सकती है। आगे समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एक एग्जांपल देख लें, क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई वैसे आप इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज नहीं दे सकते हो, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन उन सर्विसेज की इंटरनल ऑडिट, उन कामों की इंटरनल ऑडिट के ऊपर है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अदर देन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं है, कोई मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित नहीं है, तो ऐसे केस में उसको क्या किया जा सकती है, इवन लिस्टेड क्लाइंट के लिए इंटरनल ऑडिट करी जा सकती है। आगे भाई समझ में क्लियर है? आगे बढ़े इसको। Yes, sir. जल्दी बताओ भाई, आ गया समझ में क्लियरली? Yes, sir. चलो, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, इसके अलावा क्या टैक्स से संबंधित सेवाएं दी जा सकती है? इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट होता है और एडवोकेसी थ्रेड भी होता है, क्योंकि जब आप टैक्स सर्विसेज देते हो तो कई बार इस सर्विसेज में आपके क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज किया जाता है। देखो अभी क्या होता है कि टैक्स अथॉरिटीज आपके अगेंस्ट में कभी कोई कार्रवाई करती है ना, तो वो चाहती है कि भाई आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस को कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आए और उनको रिप्रेजेंट करे कि भाई वो, जैसे मान लीजिए आपका कोई टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने निकाल दिया कि इतना टैक्स आपका बनता है, आप कह रहे हो गलत है, तो गलत कह रहे हो तो घर बैठे मत बोलो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उनके ऑफिस जाना पड़ेगा या आपको उनकी हेयरिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो इससे एक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है और इससे एडवोकेसी थ्रेड भी क्रिएट होता है, क्योंकि फिर आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे उन अथॉरिटीज के सामने, जाना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये, हाँ, ये सारे एग्जांपल हो गए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स को रिटर्न प्रिपेयर करना, कैलकुलेशंस करना, प्लानिंग करना, एडवाइजरी हो गई, ठीक है, वैल्यूएशन से रिलेटेड सर्विसेज हो गई टैक्स के पर्पस से, ठीक है, इसके अलावा टैक्स डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना हो गया जो मैंने आपको बताया। तो इससे देखो दोनों तरीके के थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट हो रहा है, एडवोकेसी थ्रेड भी क्रिएट हो रहा है। तो आपको अगर इस तरह का काम ऑफर किया जा रहा है, अगर ऑडिटर को वो बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे को टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज भी दे दीजिए, तो ऐसे केस में आपको एंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स देखनी चाहिए कि भाई अगर जो मैं काम यहाँ पे टैक्स सर्विसेज दूंगा वो क्या नेचर की टैक्स सर्विसेज होंगी, क्या काम मुझे करना पड़ेगा, कि द लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉयज, उसके अलावा क्लाइंट के खुद के एम्प्लॉयज कितना टैक्स एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, अगर वो खुद से बहुत ज्यादा टैक्स एक्सपर्ट है तो आपसे फिर मैकेनिकल सर्विसेज ही मांगेंगे वो, है ना, या तो आपकी एक्सपर्टीज यूज करेंगे। अगर आप एक्सपर्ट, एज एक्सपर्ट आपको अपॉइंट किया जाए तो या तो आपकी एक्सपर्टीज यूज करेंगे, तो फिर वहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि भाई ऑडिटर को बोलते हैं कि भाई आप टैक्स सर्विसेज दो, यू विल बी द एक्सपर्ट, तो आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। एक तो ये सर्कमस्टांस हो गई, ये परिस्थिति हो, इस केस में क्या होगा, फिर आपको उनके लिए डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। ये हो जाएगा, हाँ या ना? ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। Yes, sir. तो आप मैनेजमेंट के लिए डिसीजन ले रहे हो, दिस विल बी अ थ्रेट। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप ऑडिट करने वाले हो फ्यूचर में इसकी। तो अगर क्लाइंट के खुद के जो एम्प्लॉयज हैं वो टैक्स एक्सपर्टीज हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग खुद ले लेंगे। आपसे जो वो सर्विसेज चाह रहे हैं वो जनरली रूटीन और मैकेनिकल नेचर की चाह रहे हैं, वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा टैक्स रिटर्न कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स होगा तो चलता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है ना, तो वहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ जाती है। अगर सिंपल टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, उसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, सिंपल बात है, तो फिर आप कर लो। इंडिया में जैसे टैक्स रिटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समय के साथ थोड़ा सा आसान हुआ है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम रहती है। तो आपको ये देखना है कि भाई अगर हम टैक्स सर्विसेज देते हैं तो क्या हमारी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंसी को लेकर के थ्रेट अराइज होगा या नहीं होगा। तो आपको तीन चार चीजें देखनी है। आप ये देख लो कि एंगेजमेंट ऑफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के एंगेजमेंट की, क्लाइंट के एम्प्लॉयज कितने अपने आप में एक्सपर्ट हैं, और कॉम्प्लेक्स कितना है यहाँ पे टैक्स के डिजाइन जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे पढ़े हम लोग, यस और नो?
Yes, sir. ठीक है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने में, अब टैक्स रिटर्न भी प्रिपेयर करना होता है। टैक्स रिटर्न का मतलब समझते हो क्या होता है तुम लोग? वैसे तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, समझते हो नहीं समझते टैक्स रिटर्न का Yes, क्या sir. मतलब? तो जब आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो तो ये सर्विसेज ये कह रहे हैं कि आप दे सकते हो, ये कोई थ्रेट ट्रीट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किया जा रहा होता है बेटा, वो जनरली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे किया है, मतलब सब चीजें पहले से रिकॉर्डेड है, सेल्स आपके रिकॉर्डेड है, परचेज आपके रिकॉर्डेड है। तो आप सिर्फ उसको एक फॉर्मेट में भर के और जो है वो अथॉरिटीज को फाइल कर रहे हो। तो इससे बेटा आपके कोई थ्रेड क्रिएट नहीं होता है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द टैक्स अथॉरिटी है। आप जो रिटर्न फाइल करोगे वो अथॉरिटी अप्रूव करेगी कि हाँ भाई ये रिटर्न आपने सही फाइल किया, अप्रूव करेगी ना अथॉरिटी। इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, तो आपने जब रिटर्न फाइल किया तो उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव होने के बाद ही वो फाइनलाइज होता है। ये होगा यस और नो? जल्दी बताओ, आगे बात समझ में, आगे पढ़े तो। Yes, sir. तो आपका टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने से किसी तरह का कोई थ्रेड प्रिपेयर नहीं हो रहा, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन करना नॉन लिस्टेड क्लाइंट और लिस्टिंग क्लाइंट के लिए, तो फर्म शुड यूज प्रोफेशनल। अगर नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको अलग से ऑडिट टीम मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट करने चाहिए जो सर्विस देंगे, और उनके काम को एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से, आपको अपनी ऑडिट को क्या कराना चाहिए, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से ऑडिट कराना, रिव्यू कराना चाहिए। ठीक है, तो दो टीम है, सेपरेट प्रोफेशनल्स की जरूरत है बेटा अपने को यहाँ पे इस काम को करने के लिए, और हमको एप्रोप्रिएट रिव्यूअर की जरूरत है। सब में लगभग लगभग सिमिलर ही दो चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? लिस्टेड क्लाइंट के लिए पढ़े आगे, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Listed there. Firm must not prepare tax calculation of current or deferred tax where the figures are material to the financial statement. The figures are immaterial. The safeguards for non-listed clients should be applied. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कंपनी, आपकी ऑडिट फर्म को टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं करना चाहिए या टैक्स कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स जहाँ पे फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटेरियल हो। मतलब कि अब जो टैक्स निकल के आ रहा है वो एक ऐसा फिगर है जो कि मटेरियल फिगर है, उसके अंदर अगर गलती होगी तो एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो अगर बेटा फिगर यहाँ पे मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फर्म को यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे फिगर्स इमटेरियल है वहीं जो नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए सेफगार्ड्स है वो अप्लाई करते हुए आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाए हम लोग आगे बढ़े इसको। Yes. नेक्स्ट Yes, आपका sir. टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज आ गया। इन एडिशन टू द कंसीडरेशन ऑफ 60, मतलब ऊपर चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लाइंट के लिए क्या टैक्स प्लानिंग करोगे, क्या एडवाइजरी सर्विसेज दोगे या नहीं दोगे। तो ऊपर वाली जो तीन चीज 6.0 6.0 4.3 में 82 में जो उन्होंने बोला है, दैट इज ये तीन चीजें जो है, एक तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एंगेजमेंट की, लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स। तो इन चीजों के अदर देन आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है कि भाई अगर हम हमारे क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिविटी बेटा कितनी इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सपोर्टेड बाय प्राइवेट रूलिंग एंड क्लियर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी। तो जो टैक्स ट्रीटमेंट, अच्छा किसी ट्रांजेक्शन पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट उसका होगा, वो टैक्स ट्रीटमेंट आपकी एस्टैब्लिश प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ मैं ये चीज कि भाई आपने 100 रुपए की चीज बेची, अब उसके ऊपर टैक्स कैसे निकाला जाएगा, वो स्टैब्लिश्ड होगा किस तरीके से उस पर टैक्स कंप्यूट होगा, हाँ या ना? Yes, sir. वो स्टैब्लिश प्रैक्टिस है। तो ये इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, क्योंकि कई बार चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, कई बार किसी चीज के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन निकालना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ट्रांजेक्शन बहुत अपने आप में इस तरीके के होते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में इनकम टैक्स की अपील्स आती है, तो अब रिसेंटली एक अपील आई कि भाई किसी एक के खाते में को अभी ये जो डिमोनेटाइजेशन का टाइम था उसमें 17 लाख रुपए जमा हुए, वो एग्रीकल्चरिस्ट है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, तो उसने बोला कि भाई मैंने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो बेचा था, ठीक है, और ये वहां से आए। लेकिन उसके एविडेंसेस वो कुछ नहीं दे पाया। तो उसने बोला कि एग्रीकल्चर आप खेती करते हो तो आप बहुत ज्यादा सबूत अपने पास रखते नहीं ना, क्या खेती करी होगी, किसको बेचा होगा, ये सब होता है क्या? आपके पास एविडेंसेस इतने नहीं होते ना, हाँ या ना? जैसे No, sir. नहीं होते। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि भाई आपके पास एविडेंस की कमी है, और आपने जो बताया कि इसको बेच दिया वो कर दिया वो भी सब प्रॉपर नहीं है। तो उसने बोला ये 17 लाख रुपए आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्योंकि बैंक में जमा कराए थे,
और आपके पास इसका फुली एक्सप्लेनेशन नहीं है, 17 लाख रुपए कैश आपके पास आया कहाँ था, तो हम इसको आपकी इनकम कंसीडर करते हैं, और इनकम कंसीडर करते हुए आपको इसका 65% दैट इज लगभग लगभग जो बैठ रहा है 8.5-9 लाख रुपए का, ये आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी अपील मैंने यहाँ पर, इसको हमने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें अपील करी कि सर ये गलत है और वो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है जिसमें अब क्या होगा पता नहीं है। लेकिन अब इसके लिए आप अपने ऑडिटर की अगर मदद लेते हो तो ये मदद लेना गलत मदद हो गई, ये गलत है, क्योंकि ये अपने आप में इसके अंदर मैटर ऑफ जजमेंट सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश प्रैक्टिस नहीं मिलेगी कि सर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही होगा, हाँ या ना, यस और नो। ये उतना सिंपल नहीं है कि एक सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, ये उतना सिंपल नहीं। तो केस टू केस बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये चीज कि भाई जो चीजें हैं वो काफी टैक्स के अंदर वो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, वो सिंपल हो सकती हैं। तो आप जब ये देख रहे हो कि भाई मेरे से जो सर्विस मांगी जा रही है, मुझसे जो प्लानिंग ये लोग मांग रहे हैं, किसी मैटर के ऊपर मुझे एडवाइस मांग रहे हैं, तो मैं जो अपनी एडवाइस दूंगा, मैं जो प्लानिंग दूंगा, उसमें सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व होगी, और जो मैटर ऑफ टैक्स का है उसके अंदर यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट वो कितना वेल स्टेब्लिश है। मतलब मेरे से पूछो या किसी से पूछो, वो टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेरे पास आओ, फिर दूसरे के पास जाओ, फिर तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, तो आपको हर कोई अपनी अपनी राय अलग अलग देगा। तो वो नहीं, वो हम लोग नहीं कर सकते। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. एंड वेदर द एडवाइस विल हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या जो उसकी एडवाइस है, हम मैं जो एडवाइस दूंगा, क्या उसका मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होने वाला है। ठीक है भाई, आ गया समझ में यहाँ पे कि भाई टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज से पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब ऊपर के कंसिडरेशंस के साथ साथ ये 3 चीजें, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी आप देख लीजिए, टैक्स प्रैक्टिस कितनी एस्टैब्लिश्ड है, क्या वो सपोर्टेड बाय प्राइवेट रूलिंग है। ठीक है, दूसरा, तो आपकी एडवाइस का क्या मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आएगा या नहीं आएगा, ये आपको यहाँ पे कंसीडर करना। Whether the effectiveness of the advice depend upon the accounting treatment, the presentation, the financial statements, and there is a doubt over the treatment. ठीक है, क्या आपने जो एडवाइस दी है वो एडवाइस स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल है ना, आपने एडवाइस करी, अब आपकी एडवाइस की इफेक्टिवनेस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आपकी एडवाइस करने के बाद उन लोगों ने स्पेसिफिक वो अकाउंट ट्रीटमेंट किया है, स्पेसिफिकली उस तरीके से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया है नहीं किया, एंड देयर इज अ डाउट ओवर द ट्रीटमेंट, और आपने जो यहाँ पे ट्रीटमेंट एडवाइस किया उसके ऊपर अगर कोई डाउट है, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर कर लेना चाहिए। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, 4 sir. पॉइंट जल्दी बताओ भाई, हाँ यार आगे 4 पॉइंट समझ में क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये चार चार, तो ये हो गए 3 ऊपर के हो गए, 7 कंसिडरेशन हो गए जो आपको टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज देने में करनी पड़ेगी। वैसे मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था ना एग्रीकल्चर वाला, वो अपील हमारी अलाउ हुई, उसमें उसने जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने, वो मैंने आर्ग्यू किया था मेरे ऑफिस से, और उसमें उसको हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने माना उसको कि ये गलत असेसमेंट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की इनकम एग्रीकल्चर है तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता नहीं लगता है, वो तो टैक्सेबल इनकम होती ही नहीं होती है। पता है ये चीज तुमको? जल्दी बताओ, नहीं पता है तुमको? इंडिया में हम लोगों के यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं रखता। ये चीज पता है नहीं पता, हाँ या ना? Yes, sir. पता है, तो वो मैंने आर्ग्यू किया था, तब मैंने ये चीज समझी थी कि भाई इसमें मैंने थ्योरी सेटअप करी उन लोगों के सामने, मैंने कहा सर इस ये जो जिसकी आपने इनकम 17 लाख रुपए इसके पास पड़े हुए थे, इसने खाते में जमा करा दिए, सब बातें ठीक है, कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि भाई इसके पास ये पैसा कहाँ से आया था क्या नहीं आया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ये तो बताए कि इसके पास ये पैसा आया कहाँ से था। फिर ये इस पिछले कई सालों से व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है जिसमें बता रहा है कि मैं जो है किसान हूँ, ठीक है, मेरे पास किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ, वहां से मेरे पास पैसा आता है, तो इसके पास इसके अलावा इनकम थी क्या? ठीक है, जब तक वो चीज आप सामने नहीं, ये तो इनकम टैक्स ऑफिसर को, अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस मैटर को, तो ये तो उसको सामने लानी चाहिए थी ना कि नहीं नहीं इसके अलावा भी ये दूसरा कोई काम करता है, हो सकता है ये पैसा मेरी सेविंग का पैसा हो, मैंने कई सालों से खेती करी उसमें, और ये इनकम टैक्स अपील मैंने अलाउ कराई है।
उसका टैक्स खत्म, उसका टैक्स जो है मैंने यहाँ पे माफ कराया है पूरा 8.5, पता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, सब्जेक्टिविटी इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हाँ वो, क्योंकि जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल थी इस मैटर में वो इस बात से कन्विंस हो गई थी मेरी कि हाँ भाई बाकी सब ठीक बात है, लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि ये कर तो खेती रहा था, इसके अलावा इसके बाद दूसरा काम क्या था? कोई दूसरा काम नहीं है, वो चीज कहीं नीचे इनकम टैक्स ऑफिसर ने लिखी नहीं कि ये दूसरा क्या काम करता था। अगर ये एक चीज रिकॉर्ड पे आ जाती कि वो दूसरा क्या काम करता था, ये इनकम हो सकता है माइट भी वहां से जनरेटेड हो, तो इसके ऊपर टैक्स हमको वसूल करना चाहिए। और वो अपील अलाउ हुई है, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो असेसमेंट दिया है उसको सेट असाइड किया है ट्रिब्यूनल। तो ऐसे इनकम टैक्स के भी काम में बहुत मजा आता है करो तो, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। क्लास है क्या अभी तुम लोगों की 9 बजे? है क्या, बताओ ना, क्लास है क्या अभी नो 9 बजे तुम सर। लोग? कोई क्लास नहीं है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके खत्म कर दें, चैप्टर को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा घंटा और लगेगा। बचा क्या क्या है, ये टैक्स का थोड़ा सा बचा है, ठीक है, एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज बची है, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आज नहीं होगा। सुबह थोड़ा 10-15 मिनट और एक्सटेंड कर लेते हैं, टैक्स वाला पूरा कर लेते हैं फिर, ताकि कल सुबह चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है? यस सर। इतना कर लेते हैं, ठीक है, टैक्स वाला पूरा पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देनी चाहिए जब आपकी एडवाइस की इफेक्टिवनेस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने जैसा बोला उन्होंने किया है नहीं, और पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आप एडवाइस कर रहे हो तो आपके एडवाइस के हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलरली उस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है नहीं किया, आपकी एडवाइस की इफेक्टिवनेस उस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर ऐसा है तो आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। आपने तो एडवाइस कर दी, अब जरूरी तोड़ना आपका क्लाइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका उसी तरीके से करेगा, और वो नहीं करेगा तो आपके एडवाइस के हिसाब से जो है वो प्रॉपर आपके एडवाइस के हिसाब से जो फायदा उनको होना चाहिए था वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपकी एडवाइस डिपेंड ही इस चीज के ऊपर करती है कि कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए तभी आपकी एडवाइस काम की, अदरवाइज नहीं है, तो आपको यहाँ पे टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है ना? नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जब आप इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो फर्म को अलग टीम मेंबर्स यूज करने हैं, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना है, और अगर टैक्स अथॉरिटीज से किसी तरह का प्री क्लियरेंस लेने की जरूरत होती है, देखो हर जगह पे नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन जुरिडिक्शन टू जुरिडिक्शन, तो अगर किसी जुरिडिक्शन में कोई कानून है कि भी टैक्स अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो आपको क्लियरेंस लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टैक्स सर्विस इन्वॉल्विंग वैल्यूएशंस। तो क्या आप टैक्स के पर्पज से वैल्यूएशन कर सकते हो? देखो क्या होता है कि कई बार टैक्स डिपेंड करता है एसेट की वैल्यूएशन के ऊपर, किसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, टैक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वैल्यूएशन पे, कि इस पर्टिकुलर एसेट का वैल्यूएशन कितना है, आज की डेट में कितनी कीमत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन आपको एक प्रोफेशनल से करानी है, फॉर एग्जांपल वो एसीसीए प्रोफेशनल से आपको करानी है और आप ऑडिटर भी हो, तो क्या आपको इस तरह की वैल्यूएशन करके देनी चाहिए अपने क्लाइंट को या नहीं देनी चाहिए? ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। इफ द वैल्यूएशन परफॉर्म फॉर टैक्स पर्पसेस नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रिव्यू एंड द इफेक्ट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू द कंसीडरेशन द, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो वैल्यूएशन करने जा रहे हो टैक्स के पर्पसेस से, इसका एक्सटर्नल रिव्यू नहीं होना है, एंड इसका इफेक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी आएगा और मटेरियल इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो ऊपर की कंसिडरेशंस के अलावा आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? एक बात तो आपका मेथोडोलॉजी, वैल्यूएशन करने के लिए क्या मेथड आप यूज में लेते हैं, सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, अगेन रिलायबिलिटी ऑफ द अंडर, क्योंकि आप कुछ ना कुछ डेटा के बेस पर ही वैल्यूएशन करोगे बेटा, तो वो कितना रिलायबल आपके पास डेटा अवेलेबल है, ये तीन चीजें आपको और कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या क्या तीन चीजें हो गई?
एक तो मेथड जो है वो सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ है, जो टैक्स के लिए कानून बना हुआ है, क्या जिस मेथड से वैल्यूएशन की जानी है उसको वो टैक्स लॉ सपोर्ट करता है नहीं करता। अगेन डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इसमें कितनी इन्वॉल्व रहेगी, और अंडरलाइन डेटा, जिस डेटा को आप यूज करके यहाँ पे वैल्यूएशन लेंगे वो कितना रिलायबल डेटा है। तो ऊपर जो कंसिडरेशंस करी हैं उन सभी के अलावा ये 3 कंसिडरेशंस और आपकी हो गई 604.382, मतलब जो ऊपर की जो 3 कंसिडरेशंस थी 3 एडिशनल हो गई। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, व्हेन परफॉर्मिंग इस तरह की सर्विसेज आप देते हो, सेम चीजें, सेपरेट प्रोफेशनल यूज करने, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना है, क्लियरेंस अथॉरिटी आपको टैक्स अथॉरिटी से लेनी है। क्या टैक्स डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में मदद आप कर सकते हो? जैसे कि मैंने बताया एक टैक्स डिस्प्यूट था, तो क्या इस तरह की सर्विसेज, इस तरह के मैटर्स में आप उनको मदद कर सकते हो? अगेन 604.832 के अलावा आपको ये देखना है कि भाई उस डिस्प्यूट का आउटकम क्या होगा, और क्या उसका आउटकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल होगा या नहीं होगा। वेदर द एडवाइस प्रोवाइडेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट डिस्प्यूट, तो जो आप एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो टेक्स्ट डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है भी या नहीं। वेदर द एडवाइस प्रोवाइडेड इज द सब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट डिस्प्यूट, ठीक है। तो आप जो एडवाइस पढ़ रहे हो क्या वो टेक्स्ट डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है, ये आपको देखना है। एंड the extent to which the matter is supported by tax law, और कानून में कितना आपके सामने जो मैटर है ना उसको लॉ कितना सपोर्ट करता है। रेगुलेशन क्या उसके लिए कोई एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, कोई रेगुलेशन बना हुआ है, कोई रूल बना हुआ है, ठीक है। तो क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसा लॉ है, क्या ऐसी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश है जो उस मैटर को सपोर्ट करती है, और क्या इनकी प्रोसीडिंग्स पब्लिक के अंदर कंडक्ट की जानी है। ये आपको कुछ और मैटर बेटा यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एक तो आप देख लीजिए कि इसके डिस्प्यूट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट मटेरियल होगा या नहीं होगा। क्या जो आप एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हो सब्जेक्ट ऑफ टैक्स डिस्प्यूट है। क्या आप जो आप जिस मैटर के ऊपर आपसे एडवाइस मांगी जा रही है वो सपोर्टेड बाय टैक्स लॉ, रेगुलेशन और एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, और क्या जो ये प्रोसीडिंग्स होनी है ये पब्लिक के बीच में होनी है या प्राइवेटली होनी है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सब में कंसिडरेशन थोड़ी सी अलग अलग हैं। 604.382 वो सब में कॉमन है, उसके अलावा सब में थोड़ी थोड़ी आपकी जो टेक्स्ट कंसिडरेशन है वो अलग अलग यहाँ पे हो जाती है। बाकी सबके सेफगार्ड सेम है। आपको अलग से प्रोफेशनल नोट चाहिए, आपको अप्रोप्रिएट रिव्यू चाहिए। अ फर्म, लेकिन एज अ एडवोकेट आपको फर्म को, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए बिफोर ट्रिब्यूनल और कोर्ट इन द रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स मैटर अगर अमाउंट आपका मटेरियल हो टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप एक ऐसे अमाउंट के लिए लड़ रहे हो अपने क्लाइंट के लिए जो अमाउंट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ऐसे अमाउंट के लिए आपको अपने क्लाइंट को किसी भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. The firm is allowed to have a continuing advisory role, responding to specific requests for information, providing factual amounts of testimony about the work performed, assisting the client in analyzing the tax issue। लेकिन इसके अलावा फर्म यहाँ पे कुछ एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो दे सकती है कंटिन्यू। जैसे कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आप वो इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्लाइंट आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, वो आप दे सकते हो, दे सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। Yes. वो Yes. हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगोगे, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करोगे, वो हम दे देंगे आपको, ठीक है। फैक्चुअल अमाउंट्स और टेस्टिमनी अबाउट द वर्क परफॉर्म, आपको कल को कोर्ट का अमाउंट, कोर्ट कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुला लेती है, भाई कोर्ट आओ। क्यों बुला लेती है? क्योंकि आपने ऑडिट करी है तो आपको चीजें पता होंगी। तो आपसे फैक्चुअल अकाउंट्स के बारे में बोला, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी बयान देना, ठीक है, क्या नहीं होगा। तो वो आपसे, आपको बुला करके पूछा जा सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। क्लाइंट को मदद करना कोई टैक्स इशू एनालाइज करने में, हाँ भाई ये टैक्स है कि ये मैटर है, अगर इसके बारे में अगर आपसे कोई सलाह चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। टैक्स हमारा क्लियर कंप्लीट हो गया टैक्सेशन सर्विसेज वाली। नेक्स्ट हमारी आईटी सर्विसेज बची है। आ गया भाई समझ में, आया ना, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। किसको डाउट था? महविश को डाउट था सुबह, है ना? सर दूसरे चैप्टर का था। क्या था? दूसरे चैप्टर का, इसके नेक्स्ट चैप्टर का। हाँ कोई बात नहीं ना, वो पेज नंबर बता दो, डिस्कस कर लेते हैं क्या था। पेज नंबर तो बताओ।
इस यस वाले सर, में एक तो कोई, मिनट। इस वाले चैप्टर में तो आपको दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में, चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो घर पे इसको? यस सर, बस याद करना है। क्या कह रहे हो? चलो कोई बात नहीं, मैविश तुम तो मुझे क्वेश्चन बताओ, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर। सर पेज नंबर 138। हाँ बताओ भाई, पेज नंबर कौन सा था? 138। 138? यस सर। बुक का बताया, सर पीडीएफ का बताया? पीडीएफ। सर बुक का। बुक का होता है। हाँ बुक का ढूंढने में टाइम लगेगा, 110। सर पीडीएफ का 167 है। हम्म, ठीक है। म्यूरे केस स्टडी एनालिटिकल प्रोसीजर ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 31 दिसंबर सो एंड सो। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताई गई है। नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इक्विटी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं। पूछा क्या है? दो अलग अलग कंपनी सर से बताया ना ये। सर इसमें ये मतलब इसमें कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, तो इसके रीजन कैसे देने वो बता दो। रीजन कैसे देने हैं? पूछा क्या है? Using the financial information provided and the information provided from TYU1, perform analytical procedure on the draft financial statements of Murray Company. Describe the audit risk that should be considered when planning the audit. अब इसमें बताना क्या है? इसमें आपको बताना है एनालिटिकल प्रोसीजर जो आप यूज करोगे, ठीक है ना, जिनसे कि ऑडिट रिस्क अपने को दिखे और जिनको कि आप प्लानिंग के टाइम पे यूज में लें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे पहले अपने को, ठीक है। तो इसमें वही कैलकुलेशन हो जाएगी ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करंट एसेट्स वाली। नहीं वो तो हो जाएगा, वो सब चीजें तो हो ही जाएगी। इसमें कोई वो ऐसा लग रहा है क्या कि कोई बहुत ज्यादा जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड।
हाँ ठीक है, तो अब इसमें यही सबसे पहले देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि भाई आपको एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स तुम्हें तो दो चीजों का कंपैरिजन है ले लेकर के, है ना, यही चीज है। यस सर। तो अब इसमें पहले तो ऐसे रिलेशनशिप्स निकालो जिन रिलेशनशिप्स को देख करके आपको डाउट है ना कि यार ये जो है ये रिलेशनशिप जो है वो मेरे को यूजुअल रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, इट इज एन अनयूजुअल रिलेशनशिप या अनयूजुअल इफेक्ट आया है। ठीक है, तो वो आप कैसे देख सकते हो, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो बढ़ करके 150 आ गया है, पहले कुछ लास्ट ईयर तक कुछ नहीं था, इस साल बहुत ज्यादा है। ये एक अनयूजुअल रिलेशनशिप है ना। और कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स में भी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है, 21560 2959 है। ठीक है, उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप देख लो, ये आपकी बड़ी है, 1500 थी 2800 इस साल हो गई है। प्रोविजन आपके बड़े हैं, ट्रेड एंड ट्रेड पेबल्स आपके बड़े हैं, एक्यूज आपके बड़े हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा है, लेकिन अनयूजुअल मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर ना। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया, रेवेन्यू आपका बढ़ा है, 19,580 लास्ट ईयर था, अब 21,960 हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट पिछली बार 2,500 था, इस बार 3,400 है। तो ये आपको रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसमें, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट किया। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना अनयूजुअल डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लास्ट ईयर तक 480 था, इस बार आपका 1388 है। तो ये परसेंटेज वाइज बहुत फर्क है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, है ना, यस और नो। यस सर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका एकदम से बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, टैक्स में आपके बहुत, ये सारे अनयूजुअल रिलेशनशिप्स हैं अगर आप देखेंगे तो आपको ये बताना है कि भाई हम लोगों ने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। ठीक है, एनालिटिकल जैसे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट आपने कर लिया, ये सब चीजें कर ली, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज आपने निकाले, पिछले साल का निकाला, इस साल का निकाला, बहुत फर्क आ रहा है दिखने में। ठीक है, तो ये आपको रेशियो जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस वन ऑफ द प्रोसीजर्स, तो आपने ऐसे रेशियो एनालिसिस परफॉर्म किया, उसके बाद आपने रेशियो एनालिसिस किया, तो आप ये बताएंगे कि भाई देखो हम लोगों को यहाँ पे एक अनयूजुअल रिलेशनशिप दिख रहा है इसके बीच में। ठीक है, ये अनयूजुअल, ये बहुत अनयूजुअल है कि इतना एकदम से चीज बड़ी है, एकदम से इतना फर्क एकदम से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आया है, ग्रॉस प्रॉफिट में आया है, उसके अंदर आया है। ठीक है, तो मुझे ये ऑडिट रिस्क दिख रहा है ना, भी ऑडिट रिस्क आया ना, यस और नो। यस। अब वो ऑडिट रिस्क है क्या यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने, जब इसको अपन देखते हैं तो रेवेन्यू आपका बढ़ा हुआ है ना, रेवेन्यू आपका बढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो क्या तुम लोग भी इसके लिए, देखो मेरे को करना पड़ेगा वरना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कितना फर्क आया है वो बताओ मेरे को, कैलकुलेट करके बताओ कितना फर्क आया है। मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो अगर करना है तो क्वेश्चन सॉल्व। कैसे निकालते, कैसे मुंह में बता देता हूँ, निकालते यस सर। कैसे हैं। सर निकाल, फॉर्मूला लग जाएगा। हम्म, फॉर्मूला लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट हाँ अपॉन क्या होता है रेवेन्यू। फॉर्मूला बताओ ना। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। 960 इंटू 100, ये हो गया मेरा से फॉर एग्जाम्पल 2024 का। ठीक है, और इससे पहले का 2023 का यहाँ पे है 25001958 इंटू 100, कितना आएगा परसेंट, सर अप्रोक्स 3% का डिफरेंस आ। कितना आएगा, 15.38। 15.38, और उसका 12.77। 12.77। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो पिछली बार भी बराबर ही थे, इस बार भी बराबर ही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्यों इतना फर्क आ गया हमारे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर में कितना रेवेन्यू फर्क। अलग है ना। हम्म, रेवेन्यू अलग है। हाँ रेवेन्यू तो अलग है, ठीक बात है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फर्क है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ फर्क नहीं है हमारे। पिछली बार जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे इस बार भी हमारे उतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, ये चीज है, तो ऐसा क्या हुआ है कि भाई इस वजह से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़े हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं बढ़े हैं हमारे। ठीक है, ये देखने वाली बात है।
इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार और इस बार में फर्क नहीं आ गया बहुत ज्यादा आपका? ये सुन, यस सर। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों है कहीं ऐसा? तो आप नो दिस मस्ट बी, अब ये आपने अभी तक तो मैंने सोचा कि यार अब ये इंडिकेशन कर रही है कि देयर मस्ट बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यहाँ ऑडिट रिस्क हो सकता है। दिस एरिया, ये क्यों नहीं बढ़े हैं, ये मुझे फर्दर इन्वेस्ट, ये ऑडिट रिस्क है ना? ऑडिट रिस्क है इसका क्या? ऑडिट रिस्क है कि माइट भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे कोई अदर तरीके का एक्सपेंस कंसीडर कर लिया हो, ये हो सकता है। या फिर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन्होंने इस साल के रिकॉर्ड ही नहीं करे, ये इनकम, ये ऑडिट रिस्क आपको है। आया समझ में कैसे लिखना है इसको यहाँ पे? यस सर। तो आप ये बताएंगे कि भाई ये अनयूजुअल है ये चीज थोड़ी सी, ये भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े नहीं है, बढ़ने चाहिए थे, अब क्यों नहीं बढ़े उसके बहुत सारे हो सकते हैं कि माइट भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने कोई सी क्लासिफिकेशन आपने सही नहीं किया है एक्सपेंसेस का, माइट भी जो है ये अंडरस्टेटेड है, इनको पूरी तरीके से कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। आ गया समझ में, आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो सकता है कि भी यहाँ पे इन्होंने गलतियां करी है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे आप आपका? अब उन्होंने पूछा कि भाई आप पहले तो बताओ प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, तो आपने बोला कि भाई मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर किया, आई कैलकुलेटेड दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा, उसमें रेशियो ये था, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है दोनों का कंपेयर करते हुए, तो अलग अलग चीजें हो गई यहाँ पे ना। इसका इसका ऑडिट रिस्क ये हो सकता है, इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि माइट भी इन लोगों ने कंप्लीटली रिकॉर्डिंग नहीं करी है, ये सब चीजें। आया समझ में, आया ना? यस और नो? यस सर। हम्म। और क्या क्या चीजें दिख रही हैं यहाँ पे? सर ऊपर इसमें में भी देख सकते हैं। ओवरड्राफ्ट भी हो रहा है। हाँ वो भी है। और क्या क्या चीजें? म्यूरे केस स्टडी एनालिटिकल प्रोसीजर, ये क्या इसी वाले क्वेश्चन से है क्या? फर्स्ट वाले से? अरे ये इसी से ही तो है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना? ये तो हमारा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन से ही निकलता है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। सर सर जो ये वाले अंडरस्टैंडिंग में ऑडिट रिस्क आ रहे हैं, वो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना उसमें? हम्म। जो क्या इस कह रहे हो? क्वेश्चन में जो ऑडिट रिस्क निकले हैं, वो उसमें भी हाँ एक्सप्लेन कर वही तो है सकते ना, हैं अब ना? इसमें बहुत सारी चीजें इन लोगों ने खुद नहीं बता दिया अगर आप पढ़ोगे तो। Historically, Murray Company has only sold to यस retailers. For सर। the first time this year, Murray Company has made sales directly to the consumer. ठीक है, वाया अ न्यू वेबसाइट। ये ऑडिट रिस्क दिख रही है कहीं पे कि भाई पहले तो हम सिर्फ रिटेलर्स को बेचते थे, बट अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचना चालू किया है, वो भी एक नई वेबसाइट के थ्रू। तो एक नई वेबसाइट के थ्रू बेटा बेचा जा रहा है, गुड्स सेल करे जा रहे हैं। ठीक है, ये पहली बार ऐसा इन लोगों ने किया है। तो इसमें मेरे को ऑडिट रिस्क क्या दिख रहा है कि भाई ये वेबसाइट अच्छे से काम कर रही है क्या, इनकी सीरीज कंप्लीट रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ये रिस्क मेरे को दिख रहा है। ये ऑडिट रिस्क है या नहीं है? ऑडिट रिस्क आया ना? यस सर। ये आप देखोगे तो वेबसाइट क्योंकि डायरेक्टली फाइनेंस सिस्टम से है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वेबसाइट से जितनी सेल हो रही है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। वेबसाइट की डेवलपमेंट कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है, सही है गलत है ये? कैपिटलाइज ही करेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट को, तो कैपिटलाइज ही होगी ना ये तो। यस सर। हाँ। यस सर। यस सर। This initiative was implemented to respond to market as retailer sales have gone dramatically. अब ये कह रहे हैं कि रिटेलर से तो हमारा माल बिकना कम हो गया पिछले 2 साल में, तो इसका मतलब हमारी सेल्स तो 2 साल में कम हुई है। हमारी सेल्स तो 2 साल में कम हुई है। कुछ कस्टमर्स तो स्ट्रगलिंग भी हैं अपना आउटस्टैंडिंग में, तो लोगों से तो पैसा भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऑडिटर्स के कि भैया जो स्ट्रगलिंग है इनको हमने पर्टिकुलरली राइट ऑफ किया है या नहीं किया है, या फिर इनके लिए पर्टिकुलरली प्रोविजंस बनाया नहीं बनाया, ये ऑडिट रिस्क है, ये देखना पड़ेगा है। यस सर। सेल्स टीम्स आपकी रिडंडेंट हो गई है, काम उनके पास नहीं है रिटेलर्स की वजह से, तो ये तो सब इन्होंने ऊपर ही दे रखे हैं, इसी को देख करके आपको इसमें से निकालना है बस, ठीक है।
वेबसाइट की डेवलपमेंट हमने पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर दी है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया इसका। डेप्रिसिएशन तो करना चाहिए था ना चार्ज इनको, है ना? डेप्रिसिएशन करना चाहिए ना चार्ज, की नहीं करना चाहिए? यस सर, करना चाहिए। नहीं करा है बस, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, जरूरी नहीं है सही। इन्वेंट्री है आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स में, इस साल बढ़ गए आपके रिसीवेबल, है ना? पिछले साल तो 1050 थे, इस साल ये बढ़ गए हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपको उन्होंने तो ऊपर यस बोला था कि भाई हमारे तो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, पेमेंट नहीं आ पा रहा, तो ये इतने ज्यादा बढ़ गए आपके, डबल हो गए एक दूसरे से, एकदम से। आप ये सोचो, डबल हो गए ना ये एकदम से, है ना, लगभग लगभग। तो इसका मतलब यस हम सर। लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो यहाँ पे बैड डेब्ट्स जिनको राइट ऑफ कर देना चाहिए था उनको किया ही नहीं किया, या प्रोविजन प्रॉपर बने नहीं बने। शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क ही नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी बढ़ी हैं इस साल। रिटेन्ड अर्निंग तब बढ़ती है जब प्रॉफिट होता है हमको, है ना? लॉन्ग टर्म लोन्स आपके बढ़े हैं, प्रोविजंस आपके बढ़े हैं, और ट्रेड एंड अदर पेबल्स आपके बढ़े हैं, एक्यूरल्स आपके बढ़े हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 120 से 180 बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है ना? ये चीज, तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हुए आपको ऑडिटर्स बताना है यहाँ पर, है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 2 सालों से तो सेल्स आपकी कम हो रही थी, इस साल आपकी सेल बढ़ गई है ना? यस ये, सर। तो ये देखना पे, ये तो ऊपर तो कह रहे हैं कि 2 साल से सेल कम हो रही थी, तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा एकदम से इंक्रीज हो गया है? कितना इंक्रीज हुआ है? ये परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो इसका? टू वन नाइन 12%। सिक्स कैसे कर सकते हैं? 21960 माइनस 19580, कितना आएगा इसका डिफरेंस, बताओ? सर 12% बढ़ रहा है, बस इतना पता है। निकाल लिया, 12% बढ़ रहा है। तो इस साल ऐसा क्या हो यस गया, सर। क्या हमने गलत सेल्स तो रिकॉर्ड नहीं कर रही है? इसकी ऑडिट इम्प्लीकेशन यही है कि भाई आपकी जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। आप ऊपर बोल रहे हो कि पिछले 2 साल से हमारी कम हो रही थी, और इस साल एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि हमने रेवेन्यू 12% बढ़ गया एकदम से। ये इनकंसिस्टेंट है, ये रिलेशनशिप जो हमने पिछले साल के उसमें कंपेयर किया है, पिछले 2 सालों से इस साल का, ठीक है? सर इसमें ये रीजन भी लिख सकते हैं ना, मतलब डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू कस्टमर को बेचने लग गए तो इसलिए इंक्रीज हो रही है। अरे वो तो वो बताएंगे ना, आपको तो डाउट है, वो तो कंपनी बताएगी, आपको एक्सप्लेनेशन देगी कि हाँ भाई इस साल इसलिए हुआ है। आपको तो इनकंसिस्टेंट लग रहा है ये ओके सर। एक्सप्लेनेशन तो आप किससे मांगोगे? आपके क्लाइंट से मांगोगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ है, आप बताओ, आपको तो ये इन्वेस्टिगेट करना है। यस सर। हम्म, क्योंकि ये ड्रॉप हो रहा है, ये कम हो रहा है, क्योंकि आपकी जो रिटेलर्स की सेल थी वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो इस साल भी कम हुई होगी। तो क्या डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचने से इतना आपकी सेल्स बढ़ गई है कि उसको भी कंपनसेट कर दिया, जो मेरे को मेरी लॉस ऑफ सेल्स टू द रिटेलर थी उसको भी कंपनसेट कर दिया, 12% ज्यादा सेल कर ली, इतना फर्क आ गया है। छोटा मोटा फिगर नहीं है ये, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो इस वजह से रीजंस टू बी आइडेंटिफाइड, आपको ये देखना पड़ेगा कहीं ओवर स्टेटेड तो नहीं है फिगर्स, क्या इनको ओवर स्टेट तो नहीं किया गया है? चलो, ये सब चीजें समझ में आ गया भाई। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हुए बताना है कि भाई ये हम लोगों ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जिनसे हमको ये अनयूजुअल रिलेशनशिप मिले, और इसका ये ऑडिट रिस्क हो सकता है जिसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना? ऐसे ही लिखना है बस, और क्या है उसके अंदर। एक बार यस लिखने सर। की कोशिश करो, इसको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कर लोगे? यस आ सर। गया समझ में मैविश? यस सर। करके देखो एक बार इसको, है ना? बाकी मैंने बता ही दिया है करना क्या है उसके अंदर, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर अभी तो क्वेश्चंस कर रही हूँ। हाँ करो, ही क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे।